ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। नमस्कार। कोविड-19 पर परिचर्चा में आज के इस फोन इन कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक दिन बाद यानी सोमवार को रंगों वाली होली खेली जाएगी, लेकिन उल्लास के इस त्योहार पर इस साल भी कोरोना का ग्रहण लग चुका है। दिल्ली समेत कुछ राज्यों में इस तेजी से महामारी फैल रही है कि रंगों के त्योहार का उमंग जो है वो फीका पड़ चुका है। लोगों को हर समय संक्रमित होने का डर सताने लगा है। कोरोना का एक पीक देख चुके भारत में दोबारा संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और इसकी रफ्तार का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले वर्ष कोरोना के नए मामलों को 8,000 से 62,000 आने में 68 दिन लगे थे, जबकि इस साल सिर्फ 46 दिन में ये केस इतने बढ़ चुके हैं। इससे संबंधित बहुत से सवाल हैं, बहुत से जिज्ञासाएं हैं। क्यों कोरोना इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जबकि हमारे पास सभी उपाय हैं, बहुत कुछ हम जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। आज हमारे साथ डॉक्टर रूपाली हैं, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर रूपाली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। और सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं को होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगी। बट इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी कि आपको इस बार बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है। अपने त्योहार को एंजॉय करने के लिए आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी साथ में आपको पालन करना होगा। कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल नहीं छोड़ना होगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। जब भी आप अपना त्योहार मनाने के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो प्लीज कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जरूर करें। डॉक्टर, पिछले कुछ दिनों से कोरोना की रफ्तार, कोरोना का ग्राफ जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उससे एक डर सताने लगा है। हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि कहां अब चूक हो रही है, जबकि हमारे पास इससे बचाव के अब तो बहुत से उपाय हैं। जी बिल्कुल। देखिए, चूक के बहुत से कारण हैं और सबसे पहला है कि जो 1 साल से ज्यादा का समय जो हमें हो गया है कोविड के अगेंस्ट लड़ते हुए, उसकी वजह से एक थकान और जो लॉन्ग ड्रॉन फटीग हम बोल रहे हैं, तो ये जो कंप्लेसेंट बिहेवियर, यानी कि हम थोड़ा ढिलाई बरत रहे हैं, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिनका कि हम बहुत ही अनुशासन से पालन कर रहे थे शुरुआती दौर में, अब उन सब चीजों में एक तरीके से मैं कहूंगी थोड़ा ढिलाई आ गई है। हर किसी की अगर आप बात करें तो मास्क पहनना और हाथ धोते रहना, इन सब चीजों को लोग अब थोड़ा कंप्लेसेंटली ले रहे हैं। तो यही मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगले कुछ महीने जब तक कि हम अच्छे से अपनी मोस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन को वैक्सीन द्वारा कवर नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें ये सब नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। और यही एक सोशल वैक्सीन जो है सबसे बड़ा हथियार है इस लड़ाई में। जी डॉक्टर, अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में कुछ आर्टिकल आए थे कि जिन लोगों को कोरोना की दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, दोनों डोजेज वो ले चुके हैं कोरोना के, उसके बाद वो बेहिचक होकर बाहर घूमने लगे हैं, ट्रैवलिंग पर जाने लगे हैं, अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाने लगे हैं और मास्क का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रखे हैं या नहीं कर रखे हैं, क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है? जी बिल्कुल है। देखिए, यही कंप्लेसेंट बिहेवियर का एक आपका जो है प्रतीक है। शुरू से जब से वैक्सीनेशन रोल आउट हुआ है, तभी से हम यही हिदायत दे रहे हैं कि आप भले ही वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, बट उसके बावजूद आपको कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर सोशल वैक्सीन का भी पालन करना है। क्योंकि हो सकता है आप तो खुद वो सिम्टम्स ना हो, बट फिर भी आप दूसरे लोगों के लिए, आसपास वाले लोगों के लिए आप तब भी आप एक कैरियर के रूप में काम कर सकते हैं। और सब जानते हैं कि देखिए, वैक्सीन की एफिकेसी 100% नहीं है, किसी भी वैक्सीन की नहीं होती है। तो हम ये नहीं जानते कि किस व्यक्ति में वैक्सीन ने 100% काम किया है, किसमें कम काम किया है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए शुरू से सरकार की तरफ से और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से शुरू से ये हिदायत दी जा रही है कि डिस्पाइट वैक्सीनेशन आपको ये सब कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जरूर से पालन करना है, अभी कम से कम कुछ समय के लिए। और डॉक्टर, कोरोना के वैक्सीन को लेकर लोगों में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। हम आपके माध्यम से ये समझना चाहेंगे कि जो वैक्सीन है किस तरह से काम करता है,
कब एंटीबॉडीज बनती हैं, कितनी बन पाती हैं और ये कब समाप्त हो जाती हैं? हाँ जी, देखिए आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं। इसमें अगर बात की जाए कि कितने समय बाद हमें प्रोटेक्शन मिलती है, तो जैसा कि बताया जाता है 2 डोजेस लगती हैं, और उन 2 डोजेस की अगर हम बात करें तो कोविशील्ड वैक्सीन में ये 2 डोजेस जो है पहले 4 हफ्ते के अंतराल पे लग रही थी, अब वो 6 से 8 हफ्ते के अंतराल पे रिकमेंड की जा रही हैं। और जो कोवैक्सीन है उसमें भी वो 2 डोजेस 4 हफ्ते के अंतराल पर अभी फिलहाल दी जा रही हैं। और जो सेकेंड डोज है उसको लगने के कम से कम 2 से 3 हफ्ते के बाद आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। बट देखिए उसके बाद भी ये 100% कहना कि अगर आपको 2 डोजेस लग चुकी हैं तो आप 100% प्रोटेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो लगभग 80-85-90% से ज्यादा नहीं हम एक्सपेक्ट करते हैं, बल्कि 70% भी है, उससे कम भी हो सकती है। तो एक वो वेरिएबिलिटी है, और अभी आप ये हम सबको समझना होगा कि अभी भी हम एक इवॉल्विंग प्रोसेस में है। जो वैक्सीनेशन है अभी 16 जनवरी से ही शुरू हुआ है, तो हमें कुछ और समय देना होगा ठीक से सब पहलू को समझने के लिए कि वैक्सीन कितनी देर तक काम करेगी, किसमें कितना काम करेगी, कब डोज दोबारा लगवानी होगी। तो इन सब सवालों के प्रश्न का जवाब देने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल जितना भी शोध हुआ है उसके अनुसार हम 6 महीने तक के लिए कम से कम मान के चल सकते हैं कि हम प्रोटेक्टेड रहेंगे अगर हमारे अंदर एडिक्वेट एंटीबॉडीज बनती हैं तो। और लेकिन हर किसी में वो भी नहीं बनेंगी, जैसा कि मैंने बताया 70 से 80% में उम्मीद करते हैं बनेंगी, हो सकता है बाकी लोगों में नहीं बने। तो तब तक आप अपना ध्यान बाकी तरीके से जरूर रखें। जी डॉक्टर, इस बीच हमारे पहले श्रोता बड़ौत से महेश शर्मा जुड़ चुके हैं। आइए समझते हैं, जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। महेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी नमस्कार। पूरी सावधानी के बावजूद जी आपकी आवाज कट रही है, आप अपने प्रश्न को एक बार फिर दोहराएंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ जी, पूरी सावधानी के बावजूद कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है? जी डॉक्टर, पूरी सावधानी के बाद भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, और अब ये सवाल, इनकी जिज्ञासा सिर्फ इनकी नहीं है, पूरे देश में अब यही सवाल है कि अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जैसा कि पहले भी अभी बताया कि सबसे पहले तो सावधानी अभी पूरी नहीं बरती जा रही है, और इस बात को हमें मानना होगा। हर व्यक्ति के लेवल पे, हर इंडिविजुअल लेवल पे एक कंप्लेसेंट बिहेवियर जरूर देखा गया है। सबसे पहला कारण और सबसे इम्पोर्टेंट कारण मैं आज भी इसी को मानूंगी। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं, जैसे म्यूटेंट वायरस के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि वायरस का एक ये नॉर्मल स्वरूप है कि वो कुछ समय बाद अपना स्वरूप चेंज करता है, और ये नॉर्मल होता है, सभी वायरसेस म्यूटेट करते हैं, और ये वाला वायरस थोड़ा तेजी से म्यूटेट कर रहा है और तरह तरह से म्यूटेट कर रहा है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में इंडिया में हमने एक डबल म्यूटेशन की बात की है, तो बहुत सारे म्यूटेंट्स भी आ रहे हैं, और म्यूटेंट्स जो हैं वो हो सकता है उनके अगेंस्ट जो अभी उपलब्ध वैक्सीन है वो उतनी काम ना कर पाए, और या फिर जो ऑलरेडी जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं उन पेशेंट्स में जो एंटीबॉडीज बनी है वो भी इन म्यूटेंट्स के अगेंस्ट हो सकता है काम ना कर पाए, और वो लोग भी दोबारा ग्रसित हो सकते हैं। तो देखिए, बहुत से कारण हैं, और ऊपर से जो हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, अभी तक काफी हद तक लोग अपने घरों में बंद थे, बट अब धीरे धीरे करके सब लोग बाहर निकल रहे हैं। तो काफी ऐसे एरियाज थे जहां पहले कोरोना नहीं पहुंचा था, अब धीरे धीरे करके उन एरियाज में भी कोरोना पहुंचने की संभावना होगी जैसे जैसे लोग बाहर निकलेंगे। तो अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी कंट्री में ससेप्टेबल है, जिनको कि आप कोरोना होने का चांस है अगर वो किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा अभी कुछ कम से कम 6 से 10 महीने के लिए, कि हम ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें। अभी केवल 1% से कम पॉपुलेशन को ये वैक्सीनेशन मिला है, तो हमें कम से कम 60-70% तक, जब तक हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती, तब तक हमें ये सावधानियों का जरूर से पालन करना है। डॉक्टर, आइए बिहार के सुपौल चलते हैं, वहां से आसिफ अपने प्रश्न के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। आसिफ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ सर, नवीन सर जी, आपका सबसे पहले आपको नमस्कार। जी नमस्कार। उसके बाद डॉक्टर साहब को नमस्कार। मेरा 3 सवाल है सर। जी कहिए। जी सर, जब वैज्ञानिक जब सर वैक्सीन बनाया, आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत तेज आता है,
सर उसमें 100% काम नहीं करेगा, 70% काम करेगा जी। तो सर जब 70% काम करेगा, आज वैक्सीन बनाने के बाद भी कोरोना बढ़ रहा है सर, तो फिर सर ऐसा क्यों सर जी? आपका दूसरा सवाल, जब वो काम ही नहीं करेगा सर, ये वैक्सीन लॉन्च क्यों किया सर? इससे जानकारी चाहिए। और एक सवाल है सर जी, दूसरा सवाल, मुझे मिर्गी का बीमार है, क्या मैं सर वैक्सीन ले सकता हूँ सर जी? डॉक्टर, दो सवाल हैं इनके। ये कहना चाह रहे हैं कि जब 70% ही काम करता है तो फिर वैक्सीन को बनाने का, लगाने का फायदा ही क्या हुआ कि तब भी केसेस लगातार बढ़ रखे हैं। और दूसरा सवाल इनका, इनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, क्या ये वैक्सीन ले सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, ये हम सभी हमेशा से जानते हैं कि कोई भी दवाई या कोई भी वैक्सीन 100% कारगर नहीं होती है, बट फिर भी वैक्सीन दी जाती है। फ्लू शॉट्स जो हम इतने सालों से लगाते आ रहे हैं, उसकी अगर एफिकेसी की बात करें, वो भी 30 से 70% ही है, इवन आज के डेट में भी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर 70 से 80% कोरोना वायरस वैक्सीन इफेक्टिव हैं, तो वो काफी हद तक इफेक्टिव हैं। और वैक्सीनेशन का जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, वो केवल इंडिविजुअल लेवल के लिए नहीं है। आप जो ये इतना मास वैक्सीनेशन जो किया जा रहा है, वो केवल इसलिए नहीं है कि केवल आपको प्रोटेक्शन मिले, वो इसलिए भी किया जा रहा है कि जब सब लोग एक साथ प्रोटेक्टेड हो जाएंगे तो ये जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो ब्रेक हो जाएगी। तो ये भी हमें समझना होगा कि वैक्सीनेशन न केवल हम अपने इंडिविजुअल प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हैं, बट एज अ होल मास और हर्ड इम्यूनिटी के लिए भी हम उसको लेंगे, तो हमारे देश को उस चीज से फायदा होगा। और जो दूसरी बात है, अगर आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो देखिए उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है, आप वो वैक्सीन ले सकते हैं। आइए अब राजस्थान के चूरू से चुन्नीलाल जी का सवाल सुनते हैं। चुन्नीलाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं? चूरू राजस्थान से बोल रहा हूँ जी, कहिए क्या जानना चाहते हैं? मेरी माँ की उम्र 70 साल है, सांस की तकलीफ हो जाता रहती है, सांस की तकलीफ है आपको। डॉक्टर, ये जानना चाहते हैं, इनको सांस की तकलीफ है तो क्या ये वैक्सीन ले सकते हैं क्या? जी बिल्कुल ले सकते हैं, बट जो भी आपको तकलीफ है या जो भी आप दवाइयां ले रहे हैं, कृपया उसके बारे में आपका जो भी वैक्सीनेशन ऑफिसर है उसको जरूर इन्फॉर्म कर दें जी। तो वो उस हिसाब से दे विल टेक अ कॉल, और बाकी ऐसा कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आप वैक्सीन नहीं ले सकते जी। डॉक्टर, किसी व्यक्ति ने पहला वैक्सीन का पहला डोज लिया है और दूसरा डोज आने तक उनकी माइनर सर्जरी हुई है, जैसे कैटरैक्ट की सर्जरी है या किसी और तरह की जो सर्जरी है वो हुई है, तब क्या वो दूसरा डोज ले सकते हैं या कितने दिनों बाद लेना पड़ेगा? और अगर वो दूसरा डोज नहीं ले पाते हैं तो फिर क्या उन्हें पहला डोज दोबारा से लेना पड़ेगा? जी देखिए इसके लिए जो आप गाइडलाइंस है, अगर हम बात करते हैं सेकेंड डोज रिपीट करने की, तो उसका एक ड्यूरेशन एग्जैक्ट 4 वीक्स पे अभी हम दे रहे हैं, बट जो ड्यूरेशन जो रिकमेंडेड है 4 to 6 वीक्स है जी। तो अगर आप 1 से 2 हफ्ते तक लेट भी हो जाते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कोविशील्ड का, तो अब जो इंटरवल है उसको बल्कि 4 वीक्स से बढ़ा के 6 to 8 वीक्स कर दिया है। कुछ कंट्रीज में तो अप टू 12 वीक्स भी कर दिया है, क्योंकि देखा गया था कि कुछ काफी जगह ऐसा होता है कि लोग टाइम से रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, और उस वजह से जो है कुछ लोगों ने डिलेड वैक्सीन की और उनमें भी इफेक्टिव पाया गया। इसको मद्देनजर रखते हुए ये थोड़ा ड्यूरेशन डिले किया गया है, क्योंकि बहुत बार पॉसिबल नहीं होता कि आप 4 हफ्ते के अंदर वो वैक्सीन लगवा पाएं। तो इसके लिए बहुत आपको अपने वैक्सीनेशन ऑफिसर से बात करनी होगी, और विद इन 4 to 6 वीक्स तो आप वो लगवा ही सकते हैं, वो रिकमेंडेड ही इंटरवल है जी। डॉक्टर, जैसे 2 वैक्सीन अवेलेबल है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड अवेलेबल है, मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोवैक्सीन लगाता है और दूसरा डोज वो नहीं ले पाता और उसका जो पीरियड है वो निकल भी जाता है, अगर डॉक्टर कहते हैं भाई अब ये पहली डोज इनइफेक्टिव है, सेकेंड टाइम पे क्या उसको कोवैक्सीन ही लगानी पड़ेगी या कोविशील्ड लगवा सकता है? देखिए, अभी तक तो जो रिकमेंडेशन है कि अगर आपने पहले जो वैक्सीन लगाई है, अगर आप वही वैक्सीन रिपीट करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो अभी तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने कोवैक्सीन लिया है, भले ही आपका सेकेंड डोज मिस हो गया है, तो भी आप अगर रिपीट लगवाना चाहते हैं तो आप सेम वैक्सीन लगवाएंगे तो शायद ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इस पे चर्चा हम आगे करेंगे। इस बीच कुल्लू से राजू सिंह हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। राजू जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि नया स्ट्रेन आया है, ये जो है इंग्लैंड और अफ्रीका का, तो इसमें और जो है पुराने
कोविड में अंतर क्या है? जी डॉक्टर, नए और पुराने स्ट्रेन के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, जानना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस तरह की हर चीज की जानकारी एक जनरल पॉपुलेशन के लिए उतनी जरूरी नहीं है। बाकी अगर बात की जाए कि क्या अंतर है इसमें, तो जो स्पाइक प्रोटीन्स जो होते हैं जिसके द्वारा कि आपका वायरस अटैच करता है, उसके कुछ प्रोटीन्स हैं जिसमें कि कुछ बदलाव हो गए हैं। उस बदलाव की वजह से जो है वायरस ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है और ज्यादा दूसरे लोगों को संक्रमण देने लगता है। तो ये वायरस का नॉर्मल ही स्वरूप है कि वो इस तरह से अपने स्वरूप को बदलता है, ताकि एक उसकी वजह से एक इम्यून एस्केप भी हो जाता है, ताकि अगर किसी में कोई पहले एंटीबॉडीज बनी हो उस वायरस के अगेंस्ट, बट अगर वो थोड़ा स्वरूप बदल के आपके पास आएगा तो वो एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट काम नहीं करेंगी। तो इसी तरीके से वायरसेस परसिस्ट करते हैं, ये उनका एक नेचुरल स्वभाव है और इस चीज से हमें ज्यादा वरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेड फिनोमिनन है, नॉर्मल फिनोमिनन है जो कि देखा जाता है। अब इसके बारे में ज्यादा अगर हम जितनी बात करेंगे उतना ज्यादा एक पैनिक क्रिएट होगा, जिसका कि मुझे लगता है लाभ नहीं है इंडिविजुअल लेवल पे। तो जी डॉक्टर रूपाली, अब हम राजस्थान के चूरू का रुख करते हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी को सुनते हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है, क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी जी नमस्कार। मैंने 1 मार्च को कोविशील्ड का डोज लिया था। हेलो। हाँ जी हम सुन रहे हैं। आपने 1 मार्च को कोविशील्ड का वैक्सीनेशन लिया था और सेकेंड डोज कब लेना है मुझे? और बीच में अगर ऑपरेशन करा लूं आंखों का तो कोई दिक्कत तो नहीं है? जी डॉक्टर रूपाली। हाँ जी, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले भी हमने डिस्कस किया, अगर आप बीच में ऑपरेशन कैटरैक्ट या छोटी कोई माइनर सर्जरी कराते हैं तो उससे कोई ज्यादा इशू नहीं होगा। और उसके बाद अगर अब जो कोविशील्ड का जो अंतराल है उसको हमने 6 से 8 हफ्ते कर दिया है। पहले वो 4 हफ्ते पे था, अब वो 6 से 8 हफ्ते का अंतराल कर दिया है। तो आप मतलब लगभग 1.5 महीने बाद, यानी कि 15 अप्रैल के अराउंड आप वो अपनी सेकेंड डोज लेंगे। जी डॉक्टर, लोगों में नए संक्रमण का जो वायरस डबल म्यूटेंट हुआ है या इसकी जो म्यूटेशन हो रही है, उसको लेके बहुत सी जिज्ञासाएं, बहुत से प्रश्न हैं। एक सवाल यहाँ पे एक ये भी आता है कि क्या दोनों वायरस की या जो और 2 वायरस हैं, कोरोना के जो अलग अलग वायरस आ रखे हैं, उनके लक्षण जो हैं बिल्कुल सेम होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे, या कुछ अलग लक्षण भी हो सकते हैं? जी, अभी तक जितनी जानकारी है तो लक्षणों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो जो नॉर्मल फ्लू वायरस में जैसे लक्षण थे वही कोरोना वायरस में थे, और वही म्यूटेड कोरोना वायरस में भी उसी तरह के लक्षण होंगे। खांसी, बुखार, जुकाम, सिर दर्द होना, बॉडी एक होना, इसी तरह का जो सिम्टम्स है, इट इज सिमिलर। तो वो लक्षणों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इन्फेक्शियस ज्यादा होने के चांसेस जरूर हैं कि वो पहले से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर देगा। ओडिशा से अब्दुल खालिक जी का सवाल सुनते हैं। अब्दुल खालिक जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्ते। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को नमस्ते। हाँ जी नमस्कार। जी, हमको डायबिटीज है और श्वास है, हम जाते हैं टीका लेने, वो कहते हैं बाद में आओ, क्या बात है? जी डॉक्टर, डायबिटिक के पेशेंट हैं ये, और ये टीका इनको नहीं दे पा रहे हैं, ये जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये हम सबको समझना होगा कि ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये एक स्ट्रैटेजिक वे से फेज वाइज आपको दिया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में आप हर किसी को एक समय पे वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो ऑलरेडी आप एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए, और आप अपने वैक्सीनेशन साइट पे, जो भी आप जहाँ पे कोविन ऐप पे आप उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन कराएं, और आप अपने वहाँ पे लोकल जो भी आप रहते हैं वहाँ पे जो भी आपके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है आप जाएं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे कोई मना करेगा। हो सकता है कोई आपकी ऐसी कोई दवाई चल रही हो, बहुत बार कुछ खून पतला करने की दवाई को लेके कुछ शंका थी, बट अब फिलहाल उसके लिए भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर सभी चीजों को फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया को, तो आपको कोई ऐसे मना करेगा वैक्सीनेशन के लिए। बल्कि अब 1 अप्रैल के बाद तो ये और भी ज्यादा लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी वैक्सीनेशन की सुविधा। और अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से असगर जी का प्रश्न सुनते हैं। असगर जी, कार्यक्रम में स्वागत है, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर, होली की शुभकामनाएं डॉक्टर साहब को और आपको। जी, आपको भी होली की ढेरों शुभकामनाएं। जी सर, मैं ये कह रहा था, जैसे ये नए स्ट्रेन आते जा रहे हैं कोरोना के, अभी फिर आना आया, फिर नया आ गया, अभी आप कह रहे हैं कि 2 और स्ट्रेन भी हैं इसके। तो सर, और हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं और 6 महीने वैक्सीनेशन चलता, और
वैक्सीन जो चलती है, तो सर क्या पूरी दुनिया पे ऐसी तबाही आ गई कि ये जिंदगी भर वैक्सीनेशन ही चलता रहेगा? डॉक्टर रूपाली। हाँ जी, देखिए जो नॉर्मल फ्लू वायरसेस होते हैं उसका भी आज तक जो वैक्सीन होता है वो हर साल लगाया जाता है। तो अभी जो ये अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो ये एक नॉर्मल ही चीज है, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि म्यूटेशन होना एक बहुत ही आम बात है और ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन होने के बाद वैक्सीन उस पर बिल्कुल काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। जो छोटे मोटे म्यूटेशन होते हैं वो फिर भी सिमिलर वैक्सीन के द्वारा भी कवर हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहती थी आपके इसके माध्यम के द्वारा कि इन सब चीजों के बारे में अगर हर व्यक्ति हर समय चर्चा ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उससे ज्यादा पैनिक की सिचुएशन आपको दिखाई देगी। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि क्या अब हम पूरा जिंदगी सब लोग के वैक्सीनेशन ही कराते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इस समय सबको वैक्सीनेशन कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक साथ अगर ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो ये जो ट्रांसमिशन है, जो कम्युनिटी लेवल पे जो ट्रांसमिशन एक दूसरे से सबको हो रहा है, उसका डर खत्म हो जाएगा। तो एक बार हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को अच्छे से पूरा हर्ड इम्यूनिटी लाके ब्लॉक कर देंगे तो उसके बाद इक्का दुक्का केसेस होंगे, तो उसके बाद केवल जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं हो सकता है उनको हम रिकमेंड करें कि वो फ्रीक्वेंटली डोजेस रिपीट करें और बाकी लोगों के साथ ऐसा ना हो। तो ये तो बाकी वैक्सीन में भी होता है। फ्लू शॉट जो है, जितने भी आपके एल्डरली लोग हैं, डायबिटिक्स हैं, उन सबके लिए रिकमेंडेड होती है हर साल। तो इसी तरह से आगे इसकी भी रिकमेंडेशन बनेंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा समय पूरा साल सब लोग वैक्सीनेशन ही लगवाते रहेंगे। इस कार्यक्रम में हमें देश के हर कोने से फोन कॉल्स आ रखे हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, बहुत से प्रश्न हैं। आइए अब उज्जैन चलते हैं और सचिन को सुनते हैं। सचिन जी, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये जानना चाहता था कि हमारे ससुर जी की एज 87 ईयर्स। हाँ जी। और उनको क्या है कि करीब 20-30 साल पहले एक इंजेक्शन से इन्फेक्शन हुआ था। ये था लीवर एक्सट्रैक्ट करके इंजेक्शन था, रिएक्शन हुआ था। जी, तो आप जानना चाहते हैं कि क्या वो अब वैक्सीन लगा सकते हैं या नहीं? जी 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 हाँ जी। उनको कुछ लाल लाल चकत्ते वगैरह कुछ हो गए थे और ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ गया, सफोकेशन वगैरह हुआ था। डॉक्टर रूपाली। हाँ जी। हाँ डॉक्टर रूपाली, बताइए। तो अगर इस तरह की सिचुएशन किसी तरह के टीके से इनको देखी गई है तो उसमें चांसेस होते हैं कि हम थोड़ा प्रिकॉशन लें और वैक्सीनेशन हो सकता है अवॉइड करना बेटर रहेगा। बाकी डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली वो इंजेक्शन क्या था जिससे इनको एलर्जी हुई है। तो अगर कोई इस तरह का कंपोनेंट उसमें नहीं था जो कि आपकी वैक्सीन में है तो फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं देने की, बट उसके लिए बेहतर रहेगा कि आप अपने वैक्सीनेशन जो भी वैक्सीनेशन साइट है वहां पे जाएं, वहां पे जो आपके वैक्सीनेशन ऑफिसर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे ठीक से डिस्कस करें कि अभी फिलहाल क्या क्या दवाइयां चल रही हैं, किस इंजेक्शन से उनको रिएक्शन हुआ है, तो वहां पे एक बार वो फिर से असेस कर लेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी डॉक्टर, किसी को फर्स्ट वैक्सीनेशन या सेकंड वैक्सीनेशन के बाद माइल्ड फीवर आता है, हल्का सा दर्द रहता है या बाह में सूजन आती है, तो क्या ये वैक्सीन के बाद आम लक्षण है और इसे हमें पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत खास तौर से कोविशील्ड वैक्सीन के बाद तो ये बहुत आमतौर से देखा गया है कि बुखार होना, इंजेक्शन साइट पे दर्द होना या सूजन आना, हाथ में दर्द होना, तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है और वैक्सीनेशन में अक्सर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। आप बच्चों को भी टीका लगवाते हैं तो उनको भी बुखार आता है, तो उसी तरीके से अगर आप बड़े लोगों को टीका लगाएंगे तो उनको भी बुखार आ सकता है। तो उसको एक पॉजिटिव तरीके से लें और उसके लिए घबराएं नहीं। बट हाँ, अगर 2-3 दिन तक या उससे ज्यादा अगर ये कुछ प्रॉब्लम आपकी परसिस्ट करती है तो जो भी आपका वैक्सीनेशन साइट था उस पर जाके आप अपने डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करें और जो भी एडवर्स इवेंट होता है उसको रिपोर्ट जरूर करें। जी, और अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता जी, कार्यक्रम में स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर नमस्कार। नमस्कार जी सर मेरा फोन नहीं काटिएगा। हाँ जी, कहिए। जी सर, मेरा ये सवाल था सर, 2 डोज लगाने के बाद हमारे आशीष जी, पहले आप अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिए क्योंकि आवाज इको हो रही है, हम आपका प्रश्न सुन नहीं पाएंगे। सर अब आ रही है सर? हाँ जी, अब कहिए। सर मेरा ये कहना था सर, 2 डोज लगाने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, तो सर इसके क्या कारण है सर? और दूसरा सवाल है कि सर पहले की तरह जिंदगी कब जीने के लिए मिलेगा सर? आमतौर पर जो डर के जो आप कहना पड़ रही है, मेरा सवाल सर, फोन नहीं काटिएगा, रेडियो सेट मेरे पास नहीं है। जी जी जी, आपका फोन हम नहीं काटेंगे। डॉक्टर, आप पहले तो ये जानना चाहते हैं कि दोनों डोज लगाने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव क्यों हो रही है लोग?
जी बिल्कुल, जैसे कि बताया गया, देखिए वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है और हर इंडिविजुअल का रिस्पांस अलग होता है, इम्यून रिस्पांस अलग होता है। तो अगर केवल 70 से 80% में आप उम्मीद करते हैं एंटीबॉडी बनने की, जो बाकी 10 से 20% है, तो हो सकता है उनको वो इम्यूनिटी ना प्राप्त हो वैक्सीनेशन के बाद भी और उनमें वो इन्फेक्शन हो सकता है। एक तो ये कारण है इस चीज का, और बाकी दूसरा इन्होंने बताया था कि जिंदगी कब नॉर्मल होगी। तो देखिए अभी जब तक कि हम ये जो कम्युनिटी लेवल पे जो ट्रांसमिशन है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, तब तक इस चीज का डर बना रहेगा और जब तक कि ससेप्टेबल पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी। अभी अगर हम बात करें, मुश्किल से 1% से कम लोग हैं जो उनको दोनों डोजेज ऑफ वैक्सीन मिली है। तो जब तक 70 से 80% लोग इम्यून नहीं हो जाते एक साथ से, तब तक ये डर बना रहेगा। इसलिए जरूरी है कि थोड़ा कम समय में जल्दी से जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। और अब उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी को सुनते हैं कि वो क्या जानना चाहती है। रिंकी तिवारी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। स्वागत के लिए नवीन सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर, पहले आपको तो हैप्पी होली। जी, आपको भी होली की ढेरों शुभकामनाएं। और डॉक्टर मैम, आपको मेरा नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। और हैप्पी होली आपको भी। हाँ जी, आपको भी। जी, सारे सर को भी दे रही हूँ, सारे लिसनर्स को भी, फरीदाबाद से अनवर सर को भी दे रही हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह अभी आप देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है और सर होली आ रहा है, अभी मैम ने बहुत सारे इससे टिप्स दी थी है, तो सर बुजुर्ग अपना कैसे ख्याल रखें, क्योंकि उन्हें तो ज्यादा रखने की जरूरत ही नहीं है, वैक्सीन नहीं लगाया। एक्चुअली मैं गाँव की बात कर रही हूँ, तो आप इस पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर पाली। हाँ जी, देखिए बुजुर्ग लोगों के लिए प्रिकॉशन वही है जो शुरू से बताते आ रहे हैं कि वो घर से कम बाहर निकले, जब जरूरी हो तभी निकले। अपनी जो रेगुलर दवाइयां हैं, बीपी, शुगर, उनको बिल्कुल नियमित रूप से लें। जो भी हार्ट की दवाइयां हैं उनको नियमित रूप से लें। और जो लोग घर से बाहर ज्यादा निकलते हैं, बच्चे हैं या जो भी लोग वर्किंग है, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। और खासतौर से अगर किसी को भी कोई सिम्टम है घर में, कोई फीवर है, कोई जुकाम है, कोई इस तरह का कोई भी लक्षण है, तो उन लोगों से कृपया करके दूरी बना के रखें और अपने हाथों को धोते रहें, मास्क पहन के रखें जब भी बाहर निकलें और कफ एटिकेट्स का पालन करें। डॉक्टर रूपाली, अब कल रंगों वाली होली खेली जाएगी और उल्लास और मस्ती के साथ भी लोग होली खेलेंगे। और होली से पहले जिस तरह की लापरवाही हमने देखी है, उसका खामियाजा भी भुगत रखे हैं लोग। अब कल जब होली खेली जाएगी, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना के अगेंस्ट जो लड़ाई है, इसमें शुरुआती दौर से ही हम बताते आ रहे हैं कि ये एक पीपल्स वॉर है, मतलब ये आम जनता की लड़ाई है। तो इसमें हम भी उतने ही भागीदार हैं जितने की सरकार। तो हमें अपना पार्ट बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है। जितने भी आपके कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना, हाथों को धोते रहना, मास्क को लगाना, और अगर किसी भी तरह का लक्षण है तो दूसरे लोगों से दूरी बना के रखना। और होली और त्योहारों के समय, जैसे कि नवरात्रे आ रहे हैं, इस समय पे किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग को जितना हो सके अवॉइड करना। तो यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खुश रहें, रंगों का त्योहार मनाएं, बट थोड़ा फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ और केवल अपने घर परिवार के लोगों के साथ। जी, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर रूपाली, आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी विशेष सलाह देने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि भारत ने रिकॉर्ड समय में 6 करोड़ से भी ज्यादा कोविड के टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है और विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को जारी रखते हुए देश में कल 21,54,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। और अब जब भी आपका नंबर आएगा टीके लगाने का, आप जरूर टीका लगाइएगा, अपनों को और अपने आप को इस कोविड महामारी से जरूर बचाइएगा। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।